मैं चाहूंगी कि आप लोग सब बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के एक ओम का हम चैंटिंग करेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत डीप सेशन है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाएं। तो एक गहरी सांस लें। ओ आज का हमारा सेशन है ऑन चक्र अवेकनिंग, 7 स्टेप सोल्यूशन। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि जब आप मार्केट में जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, मोबाइल के लिए, टीवी के लिए, तो क्या आप बस जाते हैं और कुछ भी मिलता है उठा के ले आते हैं? आई डोंट थिंक सो। काफी रिसर्च वर्क जाता है उसमें। हम पहले हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको असेस करते हैं कि भाई किस तरह का चाहिए, ये हमारे पास है क्या नहीं है, मार्केट में अभी क्या नया आया है, क्या प्राइस रेंज का है, विच वन इज वैल्यू फॉर मनी, कौन सा ब्रांड का बेस्ट है। उसके फिर रिव्यूज पढ़ते हैं, दो चार फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करते हैं। बहुत R&D करने के बाद हम जाके उस सामान को पिक करते हैं। और लाने के बाद भी क्या हम छोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही हम उसे लेके आते हैं, उसके मैनुअल्स को चेकआउट करते हैं, उसके एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि वो चीज हमारे लिए 100% यूजेबल हो। राइट और रॉन्ग? ऑफ कोर्स वी ऑल डू दैट। मैं भी ऐसा करती हूँ और करना भी चाहिए। राइट। बट मेरा सवाल ये है कि क्या हमने अपने बारे में ये चीज की है? हैव वी एवर डन सो मच ऑफ R&D ऑन ourselves कि हम कौन हैं, हमारे हमारी क्या शक्ति है, हमारे क्या पावर्स हैं, हम क्या अचीव कर सकते हैं, हमारे क्या पोटेंशियल हैं? क्या हमने कभी भी अपना सेल्फ असेसमेंट किया है कि हम अपना स्वॉट एनालिसिस किया है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं? हम क्या अपने बारे में कभी सोचे हैं? मेरे गुरु हमेशा ये बात कहते हैं कि हम डिलीवर तो हो गए हैं। वी आर डेल कहते हैं ना, बच्चा डिलीवर हो गया, तो हम डिलीवर तो हो गए लेकिन इंस्टॉल नहीं हुए। हमने अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं किया। तो आज का हमारा सेशन जो है वो उसी पर बेस्ड है, ताकि हम डीपली अपने आप को समझें और हम अपने एक एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सके, क्योंकि हम बेयरली अपने आप को यूज कर पाते हैं। शायद आपको पता होगा कि हम अपने माइंड पावर का सिर्फ 4% ऑन एन एवरेज, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अपने माइंड पावर का सिर्फ 4% यूज कर पाता है। ओनली 4%। और न्यूटन, जिसको सबसे इंटेलिजेंट माना गया है, जाना गया है, उन्होंने उसे यूज किया टिल दी लेवल ऑफ 7 to 8%। तो जस्ट इमेजिन हमारे अंदर कितना पावर्स है जो अनटैप्ड है। हम अपने DNA का सिर्फ 3% यूज करते हैं, रेस्ट 97% इज रिगार्डेड एज जंक DNA। सो बेसिकली हमारे अंदर भगवान ने हमें बनाया, किसने है? द ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, भगवान। और उनकी हम सबसे ब्यूटीफुल कृति हैं, सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है। कहते हैं मनुष्य जो है वो भगवान की बेस्ट क्रिएशन में माना जाता है। तो अगर हम बेस्ट क्रिएटर की बेस्ट क्रिएशन है तो हमारे क्या पावर्स होने चाहिए? तो प्रॉब्लम ना क्रिएशन में है ना क्रिएटर में है, प्रॉब्लम हम में है कि हमने अपनी वो पावर्स को समझा ही नहीं। तो हमारा ये आज और कल 2 दिन एक छोटा सा प्रयास रहेगा अपने हिडन पावर्स को समझना। तो सबसे पहले तो हम खुद को जाने कि हम हैं कौन। ये जो मैं आपके सामने दिख रही हूं, क्या मेरा यही अस्तित्व है? मैं क्या सिर्फ यही हूं? आप जो अपने आप को आईने के सामने रोज देखते हो और इतना टाइम स्पेंड करते हो उसे परफेक्ट बनाने में, क्या आपका वही अस्तित्व है? ऑफ कोर्स नॉट। वो तो हमारा सिर्फ एक पार्ट है। दैट इज जस्ट वन पार्ट, विच इज द फिजिकल बॉडी, जिसे अन्नमय कोश भी कहा जाता है। एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ, जो हमारा फिजिकल बॉडी है ना, वो खुद में
जी भी नहीं सकता। हमें लगता है हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं हम उससे जी रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ऑक्सीजन पर जीते तो शायद पूरे दुनिया के हॉस्पिटल्स 100% पैक्ड होते थे, क्योंकि वहां पे लोग वेंटिलेटर्स में जिंदा रह रहे होते थे। बट ऐसा नहीं होता है, जितने भी वेंटिलेटर लगा दो, जब बुलावा आता है तब हम ऑफ हो जाते हैं। सिमिलरली हिमालय की कंदराओं में इतने सारे योगी जिन्होंने पता नहीं कब से श्वास ही नहीं लिया, फिर भी वो जीवित हैं। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन वी आर अलाइव, वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ द लाइफ फोर्स एनर्जी, जो प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित है, हम उसके कारण जीवित हैं। और ये प्राण शक्ति कहां से आ रही है? ये प्राण शक्ति आ रही है हमारे सेकंड बॉडी से। हमारा फिजिकल बॉडी फर्स्ट बॉडी है, जो सबसे वीकेस्ट बॉडी है, और हमारा सेकंड बॉडी है हमारा प्राणमय कोश, हमारा एथरिक बॉडी। और जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो वहीं से आ रही है हमें, उसी के कारण हम जीवित हैं। और फिर हमारी थर्ड बॉडी है मनोमय कोश, जहां जन्म जन्मांतर के सारे इमोशन, सारे फीलिंग्स, सारे फियर्स, सारी फोबिया स्टोर्ड है। फिर फोर्थ बॉडी हमारा ज्ञानमय कोश, जिसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान छिपा हुआ है। और हमारा पांचवा शरीर है, जिसे एक्चुअल में हम रियलाइज करने के लिए हमने ये मनुष्य योनि को प्राप्त किया, वो है आनंदमय कोश। यही हमारा सच्चा स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद का स्वरूप। तो ये हमारे 5 कोश हैं जिससे हम बने हुए हैं। लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण, शरीर बोध में होने के कारण, हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ अन्नमय कोश में रहता है, हमारी फिजिकल बॉडी में। और यही हमारे सारी प्रॉब्लम्स का कारण है। तो आज जो है, हम ये 5 बॉडीज को तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत डीप ज्ञान है और काफी समय लगेगा। बट हम आज डीपली जाएंगे हमारे प्राणमय कोश में, जो हमारी एथरिक बॉडी है, हमारी एनर्जी बॉडी है। और यही वो बॉडी है जिसके कारण हम जीवित हैं। तो क्या है हमारा प्राणमय कोश? हमारे प्राणमय कोश में 72 लाख नाड़ियां हैं। नाड़ी मतलब पाइप्स। बट ये सब सूक्ष्म है, क्योंकि सिर्फ अन्नमय कोश स्थूल है। बाकी चारों जो हमारे कोश हैं, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय, सब सूक्ष्म है। दे आर ऑल सटल। अगर हम डॉक्टर के पास जो बोले कि भाई डॉक्टर साहब मुझे मेरी नाड़ी दिखाओ, तो वो भी नहीं दिखा सकते हैं। इवन दे कांट शो यू बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट फिजिकली। दे आर एनर्जीज, दे आर एनर्जीज। वो एनर्जी की पाइप्स है, जो आपके, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, वो आपको पूरा इनसर्कल करके रखी है। और इसी में वो आपकी प्राण फोर्स, लाइफ फोर्स एनर्जी जो है, जो प्राण शक्ति है, वो प्रवाहित हो रही है। और जब इस तरह का हमारा एक नेटवर्क क्रिएट होता है लाइफ फोर्स एनर्जी का, तो उससे क्या फील्ड बनता है? बायो एथरिक फील्ड। तो हम सब के बाहर में एक बायो एथरिक फील्ड है, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि ऑरा क्या है। हम दिन रात बातें करते हैं, और आजकल तो बहुत क्या बोलूं, एक फैशन वर्ड बन गया है ऑरा, लाइक इम्प्रूव योर ऑरा। बट व्हाट इज आवर ऑरा? ऑरा इज नथिंग but the field, the bioetheric field created by our nadis, by the life force energy that is flowing in our nadi. उस life force energy से एक फील्ड हमारे चारों तरफ क्रिएट हो रहा है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। अब ये ऑरा पावरफुल है कि वीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? दैट इज टोटली डिसाइडेड बाय आर बायोएथरिक एनर्जी, बायोएथरिक फील्ड, जो हमारे लाइफ फोर्स एनर्जी जो फ्लो कर रही है। अगर हमारे अंदर प्राण शक्ति कमजोर है, अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर कम है, तो ये बायोएथरिक फील्ड जो बनेगी वो कमजोर बनेगी, और हमारा ऑरा जो है वो कमजोर होगा। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे अंदर जो प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है वो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, तो जो फील्ड क्रिएटेड होगी वो फील्ड बहुत पावरफुल होगी, और हमारा जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल होगा। तो लेंथ ऑफ आर ऑरा, हमारा ऑरा कितना बड़ा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राण एनर्जी से। अगर प्राण एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हाई है तो हमारा ऑरा बहुत बड़ा है,
कम है तो ऑरा बहुत छोटा है। और रिसर्च ने प्रूव किया है कि एक हेल्दी इंसान, जो एक स्वस्थ इंसान होता है, जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वेल बैलेंस्ड हो, हेल्दी हो, उसकी ऑरा 2.4 मीटर्स तक होती है। एक डिजीज्ड पर्सन जो बीमार है, उसकी ऑरा घट के 1.95 मीटर्स तक चली जाती है। वो इंसान जो मृत्यु के एकदम करीब है, बिल्कुल करीब, उसकी ऑरा 0.9 मीटर्स तक रिड्यूस हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर जो हमारे बहुत एनलाइटन स्पिरिचुअल सेंट्स हैं, जो मास्टर्स हैं, जो हीलर्स हैं, उनकी ऑरा बहुत पावरफुल होती है। दे इट रन्स इन किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स। और वही कारण है, जब हम इस तरह के बहुत पावरफुल संत महात्मा, ऐसे पावरफुल पर्सनालिटीज के संपर्क में जब आते हैं, तो बिल्कुल हमारी मनोदशा बदल जाती है। वी फील दैट वी आर चेंज्ड, वी आर टोटली चेंज्ड। और जैसे हम उनसे बाहर निकल जाते हैं, फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो चेंज क्या था? चेंज उनकी ऑरा का प्रभाव था। हम उनकी ऑरा में गए तो हम पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, बट जैसे हम उनकी ऑरा से दूर हो गए, वी गॉट बैक टू द सेम थिंग। सो इसलिए ये ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हमारी ऑरा वीक होती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद, होल्स जैसे हो जाते हैं, फिशर्स जैसे क्रिएट हो जाते हैं। और ये छेद क्या करते हैं? नेगेटिव एंटिटीज, चाहे ग्रॉस चाहे सटल, सूक्ष्म या स्थूल, नेगेटिव एंटिटीज को अट्रैक्ट करते हैं और हमें डिजीज्ड बना देते हैं। और वहीं अगर ऑरा बहुत पावरफुल है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें इम्बैलेंस कर सके, चाहे मेंटली, चाहे इमोशनली, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे फिजिकली। वी आर हेल्दी फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। सो आज का जो हमारा सेशन है, वो इसी पर फोकस्ड है कि कैसे हम अपनी ऑरा को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना सके, पावरफुल बना सके, इसे एक सुरक्षा कवच की तरह बना सके। इसलिए ऑरा को कई बार हेल्थ ऑरा भी कहा जाता है। अब इसको और डीपली समझने के लिए हम समझेंगे कि जो 72,000 नाड़ियां हैं, वो नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रमुख है, जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जैसा कि आप सामने चित्र में देख सकते हैं, जो येलो कलर की नाड़ी है, दैट इज ईड़ा नाड़ी। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फेमिनिन नाड़ी और द चंद्र नाड़ी, एंड इट टेक्स केयर ऑफ आवर मेंटल फैकल्टीज। और जो ब्लू नाड़ी है, उसे कहते हैं पिंगला नाड़ी, जिसे मैस्कुलिन नाड़ी भी कहते हैं, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, एंड इट टेक्स केयर ऑफ अ फिजिकल एस्पेक्ट। और ये दोनों नाड़ी जो है, ये दोनों का उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से ये ओरिजिनेट करती है? टिप ऑफ द टेल बोन, पेरिनियम से। टीप ऑफ द टेल बोन, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला भाग है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। सभी लोग पूछते हैं कि भाई ये नाड़ी जो है हमें कैसे दिखेगी। अब इसके आगे मैं चक्र पर आऊंगी, तो चक्र कहाँ लोकेटेड है? तो ये सब जो है वो सूक्ष्म एंटिटीज हैं। ये हमारे ग्रॉस बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हमारे प्राणमय कोश में एग्जिस्ट करते हैं। सो ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है, इनका उद्गम स्थान है टिप ऑफ द टेल बोन, वहां से ये स्टार्ट होती है। और जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस्ड होती है, तब तीसरी नाड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी है हमारी, वह सुषुम्ना नाड़ी, वो एक्टिवेटेड हो जाती है, वो अवेकन हो जाती है। और वो सुषुम्ना नाड़ी सेंटर से जाती है। आप देख पा रहे हैं, एक सेंटर में एक गोल्डन लाइन है, दैट इज अ सुषुम्ना नाड़ी। और ये तीनों नाड़ी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका उद्गम स्थान, टिप ऑफ द टेल बोन, तो वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और इसके बाद वो इंटरसेक्ट करते करते जो तीनों नाड़ियां हैं, फाइनली यहां पे आके मीट करती है। फिर वहां पे ईड़ा और पिंगला स्टॉप हो जाती है और अकेली सुषुम्ना यहां तक जाती है। ये मीटिंग पॉइंट्स क्या है? ये मीटिंग पॉइंट्स आर नथिंग बट चक्रास। जहां जहां ये तीनों नाड़ियां मीट कर रही हैं, वहां पे एक एक चक्र की स्थापना हुई है। तो जो सबसे नीचे में जो चक्र है, जो उद्गम स्थान पे टिप ऑफ द टेल बोन पर है, वो है हमारा मूलाधार चक्र। उसके बाद जो उनका
नेक्स्ट इंटरसेक्शन आता है, दैट इज नाभि के 4 अंगल नीचे। मैं चाहूंगी कि जब जब मैं वो लोकेशन बोलूं आप टच करके उस लोकेशन को फील करें। नाभि से 4 अंगल नीचे हमारा है स्वादिष्टान चक्र, फिर नाभि पर है हमारा मणिपुर चक्र, फिर हृदय वक्ष स्थल पर है हमारा अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि पर है हमारा यहाँ पर सॉरी कंठ पर है हमारा विशुद्धि चक्र, और यहाँ पे दोनों बोहों के मध्य में भ्रूमध्य यहां पर है हमारा आज्ञा चक्र, और फिर अकेली सुषुम्ना नाड़ी यहां पर जाती है और ये है हमारा सहस्रार चक्र। इस तरह से ये 7 चक्र हमारे ये 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पर हैं। लेकिन सिर्फ 7 चक्र हैं कि हमारे पास? नहीं, हमारे पास मेजर एंड माइनर मिला के दे आर लाइक 113 चक्रास इन आवर बॉडी, बट ये 7 चक्र प्रमुख है और मेनली सब चीजों को यही 7 चक्र कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि चक्र है क्या? बिकॉज आजकल जैसे मैंने कहा ऑरा बहुत फैशनेबल हो गया, चक्र भी बहुत हो गया, लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ गया कि भाई सडनली चक्र के बारे में बहुत जिज्ञासा होने लग गई है। पर चक्र है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आज सबको इतनी जागरूकता हो रही है चक्र के बारे में? चक्र कुछ नहीं, दे आर ट्रांसफॉर्मर्स। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो चक्र ट्रांसफॉर्मर्स हैं, और वो क्या करते हैं? वो ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप करते हैं। तो सॉरी जैसे टू क्या इंटरप्ट, मेरे को एक क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चंस जैसे कुछ आएंगे चैट बॉक्स में तो शुड आई रीड देम आउट कि वो एट द बाद में? एट द लास्ट बिकॉज क्या एक फ्लो में हम कर रहे हैं तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। विल कलेक्ट ऑल द क्वेश्चंस और हम आज डिस्कस करेंगे, अदरवाइज कल जब कंप्लीट, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं ना, ये सेशन कंटिन्यू होते होते सारे मोस्टली आपके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाएंगे। सो लेट इट कम एज अ फ्लो। सो व्हाट आई विल वांट इज क्वेश्चन आंसर सेशन हम कल पूरा कंप्लीट करके एक साथ लें, बिकॉज शायद कल तक जब तक हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को आपके 99% सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। बट कुछ भी अगर रहेंगे तो यस, I am always there. We'll won't finish the session until we complete all the questions. So we'll just go with the session, and जब भी कुछ questions आएंगे, just keep it aside for tomorrow evening's question answer session. So ये चक्र क्या है? चक्र ट्रांसफॉर्मर है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को टैप करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, तो मोबाइल क्या होता है? मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और फिर आपको क्या करना पड़ता है? उसे चार्ज करना पड़ता है, और अगर आप मोबाइल को चार्ज नहीं करोगे तो क्या होगा? वो डेड हो जाएगा। सो बेसिकली हम मोबाइल को एक इलेक्ट्रिक सॉकेट में डालते हैं, वो चार्जर को, जिससे मोबाइल को चार्ज करते हैं ताकि मोबाइल फंक्शनल हो सके। सिमिलरली हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी भी एनर्जी का बना हुआ है, जिसे एनर्जी चाहिए, और जब ये एनर्जी डिप्लीट होती जाती है तो क्या होता है? डिजीज होने लग जाते हैं, हम चीजों को अचीव नहीं कर पाते, हम लाइफ में फेलियर बनने लग जाते हैं। और जैसे ही हम डिवाइन एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, लाइक अ मोबाइल, वी गेट 100% चार्ज एंड वी आर बैक इन टू एक्शन। सो बेसिकली चक्रास क्या है? ये चक्रास हमें वो डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करते हैं और उनके एनर्जी को टैप करते हैं, और जब हम वो डिवाइन एनर्जी को टैप कर पाते हैं तब ये चक्र टैप करके ये चक्रों के साथ में नाड़ियां कनेक्टेड है। सो नाड़ियों के थ्रू ये सारी लाइफ फोर्स एनर्जी जो टैप हुई है वो फ्लो करती है, और फ्लो करके जो हमारे बाकी के 4 शरीर हैं, चाहे वो अन्नमय कोश हो, चाहे मनोमय कोश हो, ज्ञानमय कोश हो, वो सबको एनर्जाइज करती है। और हर चक्र जो है उसका एक नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। एवरी चक्र हैज इट्स नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, but because of so many negativities that we have accumulated over the जन्मास, हमने इतने कर्मों का संचय किया है कि उसके कारण हमारे चक्र जो है वो दूषित हो गए हैं, वो इम्बैलेंस हो गए हैं, वो अपने नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो गए हैं। एंड बिकॉज वो अपने नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो गए हैं, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को टैप नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे
वर्क करता है। अगर हम उसको 110 वोल्टेज में डाल दे तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो सिमिलरली जैसे ही हमारी चक्र की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रॉपरली टैप नहीं कर पाते, वो चक्र ब्लॉक हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। एंड ये जो एनर्जी फ्लो है वो या तो हाइपर हो जाता है या हाइपो हो जाता है, या तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है या एनर्जी बहुत कम हो जाती है। एंड दोनों ही सिनारियो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें डिजीज कर देता है। जब चक्र अपने नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है तभी वो करेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को टैप कर पाता है, और जब वो करेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को टैप करता है तो वो करेक्ट एनर्जी नाड़ियों से फ्लो करती है, और नाड़ियों से फ्लो करके वो हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स को और हमारे मन को हील करती है, और हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से हम हेल्दी रहते हैं। सो आई एम श्योर अब आपको समझ में आया होगा कि चक्र का रोल क्या है, और चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है। तो जैसे ही चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारी एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो जाती है, और जैसे ही एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होती है हम डिजीज्ड हो जाते हैं। सो आवर कंसर्न इज टू बैलेंस आवर चक्रास। इसलिए हम हमेशा किसकी बात करते हैं? चक्र अवेकनिंग एंड बैलेंसिंग। बिकॉज हमारे चक्र क्या दूषित हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कर्मास, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो गए हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं। चक्रों के क्या पेटल्स हैं, जैसे मूलाधार का 4 पेटल है, स्वादिष्टान के 6 पेटल्स हैं। चक्र एक लोटस के समान है और हर लोटस का अलग अलग नंबर ऑफ पेटल्स है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दीज कर्मास हमारे वो पेटल्स बिल्कुल मुरझा गए हैं, जर्जर हो गए हैं, वो हेल्दी नहीं है, फ्रेश नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें चक्र को वापस से उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कराना है, ताकि जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर सके तो फिर वो ऊर्जा को प्रॉपरली टैप कर पाएगा और फिर वो हेल्दी हो पाएगा, और बाकी हमारे पूरे शरीर को, जो बाकी 4 शरीर है, सबको हेल्दी रख पाएगा। सो ये है हमारे 7 चक्र। सबके सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, जिसे आप देख सकते हैं रेड कलर में, और लोटस, जैसा मैंने कहा चक्र लोटस के समान है, तो मूलाधार चक्र का जो लोटस है वो 4 पेटल्स का है। फिर है नेक्स्ट स्वादिष्टान चक्र, हमारे नाभि से 4 अंगुल नीचे, ऑरेंज कलर का है और ये 6 पेटल्स का है। फिर है मणिपुर, नाभि पर, ये येलो कलर का है और 10 पेटल्स का है। फिर है हमारे हार्ट सेंटर पे हमारा हार्ट चक्र या अनाहत चक्र, जो 12 पेटल्स का है और ग्रीन कलर का है। फिर हमारे यहाँ पे थ्रोट पे, कंठ पर विशुद्धि चक्र है जो ब्लू कलर का है एंड 16 पेटल्स का है। फिर यहाँ दोनों भुवों के बीच में हमारा आज्ञा चक्र है जो 2 पेटल्स का है और इंडिगो कलर का है। और यहाँ पर हमारा सहस्रार 1000 पेटल्स का, जैसा कि उसका नाम है सहस्रार, सहस्र, सो 1000 पेटल्स का है, वो वायलेट कलर का है। तो इस तरह से हमारे 7 चक्र हैं। अब हमको क्या अचीव करना है? हमें चक्र को बैलेंस करना है, हमें वापस से अपने चक्र को उसकी नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर लेकर आना है। तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं? हम उसको बहुत तरीकों से अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे इज थ्रू कलर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे 7 चक्र अलग अलग कलर के हैं, और अगर आप बहुत ध्यान से कलर को देखेंगे तो आपको कुछ पैटर्न भी फील होगा। आप क्या पैटर्न देख पा रहे, समझ पा रहे क्या पैटर्न है? इट इज रेनबो, इंद्रधनुष। ये सोनी जी ने एकदम करेक्ट गेस किया, इट्स रेनबो विथ ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर से हमारा जो इंद्रधनुष बना हुआ है वही 7 कलर से हमारे चक्र बने हुए हैं। तो हर कलर हमारे एक चक्र के साथ में कनेक्टेड है। जैसे मूलाधार के साथ रेड कलर है, स्वादिष्टान के साथ ऑरेंज है। तो हर कलर की, जैसा मैंने कहा चक्र की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वैसे हर कलर की भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है।
तो रेड कलर जो है, रेड कलर की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो किसके साथ रेजोनेट करती है? वो मूलाधार की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करती है। सिमिलरली ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी स्वादिष्टान चक्र के साथ रेजोनेट करती है। मणिपुर चक्र की फ्रीक्वेंसी हमारे मणिपुर ये येलो कलर के साथ रेजोनेट करती है। तो हर कलर की फ्रीक्वेंसी वो रेस्पेक्टिव चक्र के साथ रेजोनेट करती है। तो जब हम ये कलर्स को प्रोजेक्ट करते हैं ऑन आर चक्रास, अब आप बोलेंगे कैसे प्रोजेक्ट करना है? तो इन मेडिटेशन हम जब फील करते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आपको वो एनर्जी डालनी है, आपको ये नहीं कि कुछ पेंट लेके आना और उसको वहां पे कलर कर देना है। किसको कलर करोगे? वो चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है फिजिकली। आपको मूलाधार दिखेगा क्या? तो उसको क्या कलर करोगे? मूलाधार इज ऑल्सो एनर्जी एंड द रेड कलर इज ऑल्सो एनर्जी। तो बेसिकली और रेड कलर की एनर्जी को आप मूलाधार की एनर्जी पे प्रोजेक्ट करोगे, एज सिंपल एज दैट। और कल जब मैं एक मेडिटेशन आपको कराऊंगी इस पर, तो आपको ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी कि हाउ वी प्रोजेक्ट द एनर्जी इन मेडिटेशन। सो बेसिकली जब हम ये कलर्स को उनके रेस्पेक्टिव चक्र पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम हेल्प करते हैं चक्र को अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में आने के लिए। तो ये तो हो गया थ्रू कलर फ्रीक्वेंसी। सेकेंड है थ्रू साउंड फ्रीक्वेंसी। हर साउंड की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है एंड हर चक्र की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम वो साउंड फ्रीक्वेंसी को उस चक्र पर प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे हमारा मूलाधार चक्र है, उसका बीज मंत्र है लम। तो जैसे ही हम लम की चैंटिंग करते हैं, जो मैं कराऊंगी आप लोगों को, तो हम जैसे ही लम की चैंटिंग करते हैं, हमारा मूलाधार चक्र वाइब्रेट करने लग जाता है, क्योंकि वो जो साउंड एनर्जी मूलाधार पे प्रोजेक्ट हो रही है और हमारा मूलाधार जो है वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर फिर आने की कोशिश कर रहा है। तो मूलाधार का बीज मंत्र है लम, स्वादिष्टान का है वम, मणिपुर का है रम, हमारे अनाहत का है हम यम, और हमारे विशुद्धि का है हम, और हमारे आज्ञा का है ओम, और यहाँ का भी है ओम। तो इस तरह से जब हम ये फ्रीक्वेंसीज को, साउंड फ्रीक्वेंसी को भी जब प्रोजेक्ट करते हैं, जब हम चक्र को विजुअलाइज करके हम वो साउंड को उस पर प्रोजेक्ट करते हैं चैंट करके, तो हम अपने चक्र को एक्टिवेट करते हैं। फिर थर्ड है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है? हम बने हुए 5 तत्व के। क्या है 5 तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हम 5 तत्व के बने हैं। हमारा शरीर बना है 12% पृथ्वी तत्व से, 72% जल तत्व से, 4% अग्नि तत्व से, 6% वायु तत्व से और 6% आकाश तत्व से। तो ये तत्वों से, पंचभूत से हम बने हुए हैं। और हमारा हर चक्र भी एक एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। जैसे मूलाधार वो कनेक्टेड है पृथ्वी तत्व के साथ, स्वादिष्ठान वो कनेक्टेड है जल तत्व के साथ, मणिपुर वो कनेक्टेड है अग्नि तत्व के साथ, हमारा हार्ट अनाहत वो कनेक्टेड है वायु तत्व के साथ, विशुद्धि वो कनेक्टेड है आकाश तत्व के साथ। और ये 5 चक्र के बाद जो ये 2 चक्र हैं, ये परम चक्र हो जाते हैं, बहुत हाई लेवल चक्र हो जाते हैं। तो जो हमारा आज्ञा चक्र है ये बना है गुरु तत्व से, और हमारा जो ये सहस्रार चक्र है वो है परम तत्व से। सो ये बिकॉज ये बियॉन्ड एलिमेंट्स है, ये बियॉन्ड एलिमेंट्स है। सो गुरु तत्व और परम तत्व। तो इससे ये 7 एलिमेंट्स के से हमारा चक्र बना है। तो जब हम ये एलिमेंट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम ये एलिमेंट्स को रेस्पेक्ट देते हैं, तभी भी हमारा चक्र जो है वो बैलेंस होता है। मैं हर चक्र के जब डिटेल में आऊंगी तब हम ये सबको वापस से रिविजिट करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको एक फीलिंग देना चाह रही हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल समझ में आए कि भाई है क्या। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। ये मेरा सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट मेथड है चक्र बैलेंसिंग का, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। हमारे रिश्ते भी सुधरते हैं
और साथ साथ हमारे चक्र भी बैलेंस हो जाते हैं, तो रिश्ते भी हेल्दी होते हैं, हम खुद भी हेल्दी होते हैं। इट इज विन विन फॉर ऑल। हर चक्र में एक रिश्ता वास करता है, हर चक्र में। जैसे मूलाधार में वास है किसका? वो सारे लोग जो हम पर डिपेंड करते हैं, जिनका जीवन हम पर आधारित है, वो मूलाधार में वास करते हैं। स्वादिष्ठान में वास है हमारे स्पाउस का, पति या पत्नी। मणिपुर में वास है हमारे समकर्षी लोगों का, लाइक हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन वगैरह, ननद देवर, जेठानी, देवरानी, लेकिन जो हमारे पैरल रिलेशनशिप्स है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, हमारे बिजनेस पार्टनर्स, ये सब हमारे मणिपुर में वास करते हैं। फिर अनाहत में वास है हमारे पिता का और ससुर का भी, बिकॉज हम जो हैं वो अर्धनारीश्वर हैं, तो हाफ मेल और हाफ फीमेल। तो जितने रिश्ते मेरे वैलिड हैं, उतने ही रिश्ते मेरे पति के लिए भी मेरे साथ वैलिड है। तो अगर हार्ट में मैं कहूंगी फादर, तो मेरे माय फादर इन लॉ इज ऑल्सो माय फादर। तो दोनों, बिकॉज मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत ही प्रश्न आते हैं मेरे पास में कि क्या फादर इन लॉ भी होंगी, क्या मदर इन लॉ भी होंगी, क्या सिस्टर इन लॉ होंगी? यस, जब मैंने सिबलिंग्स कहा तो वहां आपकी सिस्टर इन लॉ भी आएगी, वहां आपका ब्रदर इन लॉ भी आएगा, ब्रदर भी आएगा और सिस्टर भी आएंगी, क्योंकि सारे आपके रिश्ते हैं। तो यहाँ पर आपके फादर या फादर इन लॉ, यहाँ पर थ्रोट में आपका खुद के साथ, आपकी आत्मा के साथ, यहाँ पर आपके गुरु के साथ, और यहाँ पे आपकी माँ के साथ में। तो ये रिलेशनशिप। नेक्स्ट, प्लैनेटरी पोजीशंस। हर चक्र एक ग्रह के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि कई बार कई एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि भाई आपका शनि दूषित हो गया है, आपका राहु ऐसा हो गया है, आपका मंगल जो है वो नीच का हो गया है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। आई डोंट डिनाई दैट, ट्रस्ट मी, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस एंड इट इज अ वेरी पावरफुल साइंस, और ये हमारे शास्त्रों में भी विदित है। तो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, और वो जो बोल रहे हैं वो भी परफेक्ट है। बट मेरा सवाल ये है कि शनि ग्रह तो बेचारा एक शनि ग्रह ऊपर में है, तो ऐसा क्यों है कि आधी पॉपुलेशन के लिए वो उच्च का है और आधी पॉपुलेशन के लिए वो नीच का है? पार्शियलिटी कर रहा है क्या शनि ग्रह? मैं ज्यादा पसंद आ गई तो मेरे लिए उच्च का हो गया, XYZ पसंद नहीं आया तो नीच का हो गया? क्या ये कारण है? बिल्कुल भी नहीं। शनि ग्रह अपने अंदर से कुछ ऊर्जा दे रहा है, जो उस ऊर्जा को टैप कर लेते उनके लिए वो उच्च का हो गया, जो उस ऊर्जा को टैप नहीं कर पाए उनके लिए वो निच का हो गया। एज सिंपल एज दैट। तो अब कौन डिसाइड करेगा कि कौन किसकी ऊर्जा को टैप कर रहा है? तो हर प्लैनेट जो है वो हमारे चक्र के साथ कनेक्टेड है। लाइक शनि कनेक्टेड है हमारे मूलाधार के साथ, शुक्र कनेक्टेड है हमारे स्वादिष्ठान के साथ, फिर मंगल कनेक्टेड है हमारे मणिपुर के साथ, सूर्य कनेक्टेड है हमारे अनाहत के साथ, बुध कनेक्टेड है हमारी विशुद्धि के साथ, फिर गुरु बृहस्पति कनेक्टेड है हमारे आज्ञा के साथ, और चंद्र कनेक्टेड है हमारे सहस्रार के साथ। तो अगर हमारे वो चक्र ब्लॉक्ड है, तो वो चक्र क्या कर रहे हैं? उस ग्रह की एनर्जी को टैप नहीं कर पा रहे। ग्रह तो बेचारा सबको एक समान ऊर्जा दे रहा है, एक समान, वो कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा है। दोष हम में है कि हमारा वो पर्टिकुलर चक्र जो है वो बैलेंस नहीं है, वो चक्र ब्लॉक्ड है, और इसलिए वो ऊर्जा को टैप नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमारा मूलाधार इम्बैलेंस है, ब्लॉक्ड है, तो क्या होगा? वो शनि ग्रह की ऊर्जा को नहीं टैप कर पाएगा, और जब वो शनि ग्रह की ऊर्जा को टैप नहीं कर पाएगा तो एस्ट्रोलॉजी जी क्या बोलेंगे हमें? आपका शनि तो नीच का है। तो बेसिकली अगर हम चक्र को अगर बैलेंस करेंगे तो हमारे प्लैनेट्स भी हील हो जाएंगे, और प्लैनेट्स को अगर हम हील करेंगे तो चक्र भी वो हो जाएंगे, वाइस वर्सा। इट वर्क्स बोथ वेज। और इसके लिए ज्योतिष बहुत बड़ी बड़ी अंगूठियां पहना देते हैं। नो रॉन्ग विद दैट, बिल्कुल वो सब वैलिड है, बिकॉज वो अंगूठी भी क्या कर रही है? वो अंगूठी भी वो एनर्जी को टैप करने, बिकॉज अब उन्होंने क्या कर दिया, हमको एक एडिशनल
एक चीज दे दी जो टैप करने में मदद करे। बेसिकली पर्पस क्या है, जो बुध ग्रह से एनर्जी आ रही है, जो बृहस्पति से एनर्जी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति से जो एनर्जी आ रही है वो टैप होनी चाहिए। बट बृहस्पति मेरा कहाँ वास करता है, यहाँ वास करता है। अब मेरा ये आज्ञा जो है ब्लॉक्ड, तो मैं बृहस्पति की एनर्जी को टैप नहीं कर पा रही। तो मुझे एस्ट्रोलॉजर जी क्या दे देंगे, बोलेंगे पुखराज पहन लो, और पुखराज को भी कैलकुलेट करके देंगे, इतने रत्ती का पहनो, इस साइज का पहनो, ऐसा पहनो, वैसा पहनो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल वैलिड साइंस है ये। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिकॉज आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से आ गया कि भाई वो इतना दोष में है, इतना दूषित है, इतनी एनर्जी टैप नहीं कर पा रहा है, तो उस साइज का वो अंगूठी पहना देते हैं, उस साइज का जेमस्टोन आपको दे देते हैं ताकि आप उस एनर्जी को टैप कर लो। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सिर्फ अपने चक्रों पे काम कर लोगे ना, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। अगर आप रोज चक्र साधना करते हो और आपके चक्र एकदम हेल्दी हो जाते हैं, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। मेरे गुरुजी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, आई क्रिएट माई डेस्टिनी। आप जो चाहते हो अचीव कर पाते हो, इतनी शक्ति है। बिकॉज अल्टीमेटली सोच तो वो चक्र ही है ना। तो हम क्यों अलग अलग फॉरेन मीन्स में जाएं, हम अंदर ही अपने आप को ठीक कर लें, रूट कॉज को ही सुधार लें तो सब सुधर जाएगा। रूट कॉज को ही सुधार लेंगे तो जो रिश्तों में कार्मिक प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। रूट कॉज को सुधार लेंगे तो हमारे प्लैनेट्स ठीक हो जाएंगे। रूट कॉज को सुधार लेंगे तो जो हमारे ये पंचभूत का जो दोष है, बोलते हैं ना आजकल काफी हो गया है, बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स में हम जाते हैं क्या कराने के लिए, बिकॉज हमारा ये बैलेंसिंग हो गया, हमारे जो 5 तत्व बैलेंस नहीं है। तो उसको कुछ कहते भी हैं पंचक्रिया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पंचक्रिया कुछ ऐसा कहते हैं, कि ताकि आपके 5 तत्व जो बैलेंस हो जाए, दे आर ऑल परफेक्ट। एंड कराना भी चाहिए, व्हाई नॉट। बट मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रों को बैलेंस कर लोगे, ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन अचीव जस्ट बाय बैलेंसिंग योर चक्रास। नेक्स्ट, योगिक क्रियाज, आसन और प्राणायाम। तो आसन और प्राणायाम जब हम करते हैं ना, तो ये सब हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कौन से चक्र के लिए कौन से आसन है, कौन से प्राणायाम है। तो जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं, तो वो पर्टिकुलर आसन एंड वो पर्टिकुलर प्राणायाम हमारे वो पर्टिकुलर चक्रास पर इम्पैक्ट डालते हैं और उन्हें बैलेंस करते हैं। और उसके बाद मुद्रास। मुद्रास क्या है, बेसिकली वो हैंड जेस्टर्स है। हमारा जो ये हाथ है ना, बहुत पावरफुल है, ये एनर्जी पॉइंट्स है। और पूरी हमारी जो बॉडी की जो जितनी भी एनर्जी है वो सब हमारे इन हाथों में स्टोर्ड है। जो हमारा थंब है वो क्या है, वो अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। इस तरह से सारे एलिमेंट्स हैं और सारे बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स हमारे हाथ में स्टोर्ड है। तो मुद्राज में हम क्या करते हैं, मुद्राज में हम अलग अलग तरह से हम अपने उंगलियों को टच करते हैं, फोल्ड करते हैं। तो जब हम इसको करते हैं तो हम क्या अचीव करते हैं, बेसिकली हम वो एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, वो सारे तत्वों को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। आकाश तत्व, धरती, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, हम विभिन्न तत्वों को एक्टिवेट कर रहे हैं, विभिन्न एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हर चक्र के लिए भी पर्टिकुलर मुद्राज है जो मैं बताऊंगी। तो जब हम वो मुद्रा लगा के हम जब ये सारी चीजों को करते हैं, तो हमारे चक्र जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। अब इसके अलावा चक्र को बैलेंस करने के लिए स्टोन्स सजेस्टेड हैं, चक्र को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे ऑयल्स सजेस्टेड हैं, बट मैं वो सब में नहीं जाती, बिकॉज दे आर ऑल एक्सटर्नल मीन्स। जब हम इंटरनल मीन से सब अचीव कर सकते हैं, तो हम क्यों कोई एक्सटर्नल हेल्प ले। कौन गारंटी लेगा कि वो स्टोन कितना पॉजिटिव और कितना प्योर है, कितना परफेक्ट है, कितनी सही तरीके से एनर्जी ले रहा है। बट मैं तो ये गारंटी ले सकती हूँ ना कि मैं जो चैंटिंग कर रही हूँ बराबर कर रही हूँ। मैं ये तो गारंटी ले सकती हूँ ना कि मैं अपने रिश्तों में सुधार ला रही हूँ। मैं तो ये तो गारंटी कर सकती हूँ ना कि मैं अपनी योगासन और प्राणायाम के प्रति कमिटेड हूं, से बराबर कर रही हूँ। सो आई पर्सनली feel that internal methods are always more powerful than external methods, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ कुछ खर्च नहीं लगता, सिर्फ एक चीज लगती है, वो है आपका समय, योर डेडिकेशन।
एंड इससे इतने बेनिफिट्स हैं कि एक बार आपको इसकी आदत लग गई ना, फिर आप छोड़ नहीं सकते, फिर आप छोड़ नहीं सकते।